गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग शुरू करते हैं 4 10 का द हिंदू। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? नेशन प्रिपेयर फॉर स्टेबल कॉइन्स। नेशन मस्ट प्रिपेयर फॉर स्टेबल कॉइन्स। ये एफएम का बयान है। एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमें यहाँ पर इसके लिए तैयार रहना चाहिए स्टेबल कॉइन्स के बारे में। तो स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए ताकि हम इनकी बात को पूरा समझ सकें। स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? जो क्रिप्टो करेंसी हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी होती है। आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी हम लोग एक बार टॉपिक कवर किए थे। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती हैं, ये कौन से टेक्नोलॉजी पर बेस होती हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और क्रिप्टो करेंसी का लक्षण क्या होता है? ये वर्चुअल करेंसी होती है। वर्चुअल करेंसी मतलब जैसे हम लोग रुपया सिक्का हाथ में पकड़ लेते हैं तो ये दिखती नहीं है, ऑनलाइन मोड में होती है। तो वर्चुअल करेंसी होती है और डिजिटल करेंसी भी होती है। वर्चुअल करेंसी एंड डिजिटल करेंसी। प्लस यह किसी राज्य के द्वारा रेगुलेट नहीं होती, यह डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। क्या होती है? डिसेंट्रलाइज्ड। ये इसके लक्षण है इसके। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब विकेंद्रीकृत। मतलब ये इसका मतलब ये है कि यह किसी बैंक द्वारा, किसी के केंद्रीय संस्था द्वारा रेगुलेट नहीं होती है। केंद्रीय संस्था द्वारा रेगुलेटेड नहीं होती है। जैसे कि भारत में करेंसी को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। तो यह उसके द्वारा रेगुलेट नहीं होती है, रेगुलेटेड नहीं होती है। और जब इसके द्वारा रेगुलेट नहीं है तो ये राज्य द्वारा जारी नहीं की जा रही है, अभी कम से कम राज्य द्वारा समर्थित नहीं है। एक आध जगहों पर एक्सेप्ट किया गया है, बट राज्य द्वारा अभी तक तो बड़े स्तर पर समर्थित नहीं है। तो ये हो गए क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन के सारे लक्षण क्रिप्टो करेंसी के हैं। अभी अगर एग्जाम्पल हम देखें इसके कि क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण अगर देखा जाए तो बहुत सी क्रिप्टो करेंसी हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है, क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है जैसे बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन स्टेबल कॉइन नहीं है या स्टेबल करेंसी नहीं है। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं ईथरम, ETHEREUM। तो ये आपके हो गए करेंसी क्रिप्टो करेंसी एग्जांपल्स। लेकिन इनमें एक जो यूनिक लक्षण होता है स्टेबल कॉइन का, वो आपको याद रखना है। ये सारे लक्षण तो क्रिप्टो करेंसी के लक्षण है और क्रिप्टो करेंसी के लक्षण सारे स्टेबल कॉइन्स के हैं लक्षण है। यूनिक लक्षण क्या होता है स्टेबल कॉइन्स का? ये जो करेंसी होती हैं, ऐसी करेंसी, ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो किसी मुद्रा या संपत्ति के द्वारा असेट्स के द्वारा बैक्ड होती है। बैक्ड का मतलब समर्थित होती है।
वो कहलाती हैं स्टेबल कॉइन्स या स्टेबल करेंसी कहलाती है। इन करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास चल रहा है। कई जो देश हैं वो इनको रेगुलेट भी कर रहे हैं। यहाँ स्टेबल करेंसी में जो स्टेबल शब्द है ये इसीलिए क्योंकि ये इनको बैकअप होता है, बैक्ड होता है, बैक्ड बाई कोई करेंसी हो सकता है जैसे डॉलर, या बैक्ड बाई कोई मेटल है जैसे गोल्ड है, ईटीसी। मतलब ये जितना करेंसी जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, तो जब मुद्रा जारी करता है तो एक लोन रखता है, गोल्ड रखता है, लोन नहीं गोल्ड रखता है एक निश्चित मात्रा में। वैसे ही ये करेंसी जब जारी करते हैं तो उसके पीछे बैकअप में रखा जाता है डॉलर या गोल्ड, या इनसे डॉलर से लिंक होती हैं। और लिंक होती है तो इसकी वजह से इनमें क्या होता है, ये स्टेबल होती हैं करेंसीज, स्टेबल होती हैं। स्टेबल से तात्पर्य ये है कि इनकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन नहीं होता है। इनकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू में उतार-चढ़ाव, फ्लक्चुएशन का मतलब उतार-चढ़ाव, उतार-चढ़ाव नहीं होता है या कम होता है। कारण क्या है? जब कोई बड़ा संकट आता है तो इनकी जो करेंसी होती है, जो क्रिप्टो करेंसीज़, इनकी वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट करती है। इस वजह से इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्रिप्टो करेंसीज़ में। लेकिन क्रिप्टो करेंसी से बेहतर करेंसी कौन-सी है? स्टेबल करेंसी। क्यों? क्योंकि ये लिंक होती है किसी डॉलर से या किसी एसेट से जैसे कि गोल्ड, उससे लिंक होती हैं तो इनकी जो प्राइस वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट नहीं करती है। प्राइस वैल्यू से तात्पर्य मान लीजिए कि एक क्रिप्टो करेंसी है बराबर $2 है। तो ये नहीं हो सकता कि एक क्रिप्टो करेंसी बराबर आधा डॉलर हो जाए, ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा, अदरवाइज़ ये सेम रहेगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल में मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये हो गया, आपने समझ लिया करेंसीज़ का क्या है मामला। नेक्स्ट क्या है? गाज़ा पीस प्लान चल रहा है। आपको याद होगा यहाँ पर गाज़ा, ये वही गाज़ा है, इज़राइल और गाज़ा की पट्टी के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर एक प्लान पेश किया गया है। इज़राइल द्वारा इज़राइल और गाज़ा पट्टी के संघर्ष का सॉल्यूशन है, के संघर्ष का हल, जिसका नाम दिया गया गाज़ा पीस प्लान। इसको पेश किसने किया है? स्पॉन्सर कौन है? तो पेश किया गया है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्लस इजरायली प्राइम मिनिस्टर। इनकी भी बातचीत हुई है वहीं पर न्यूयॉर्क में, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल पीएम, इन दोनों ने आपस में बातचीत की जिसके बाद ये गाजा पीस प्लान प्रस्तुत किया गया। है क्या मामला? हमें याद होगा अभी, रोज ही न्यूज में रहता है इजराइल प्लस हमास। हमास किस तरफ से है? गाजा पट्टी में, ये एक संगठन है हमास। इनके बीच संघर्ष चल रहा था, युद्ध, और इनके पास कुछ इजराइल के बंदी हैं इजराइल के, जिनको बंदी, इजराइल के बंदी हैं इनके पास कुछ। और लगभग 2 ढाई साल से चल रहा है, इजराइल हमास पर हमला कर रहा है गाजा पट्टी पर। यहाँ गाजा पट्टी में इतना अधिक हमला हुआ है कि लगभग 65,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर इजराइल ने बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाई, जिसमें एक स्ट्रेटजी ये भी थी, स्टारवेशन, स्टारवेशन एज ए टूल, एक हथियार की तरह स्टारवेशन को यूज किया गया इजराइल के द्वारा। स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। ऐसे वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जा रही थी, मानवीय सहायता, खाने-पीने की चीज़ें जो जाती हैं, जब कोई युद्ध जहाँ जिस क्षेत्र में हो रहा होता है, तो मानवीय सहायता के तहत खाने-पीने का सामान, मेडिकल एड है, ये सब जाता है। तो ये सब उसने क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से लोगों को खाना ही नहीं मिल पाया और भूख के मारे ही मर गए।
विशेष रूप से बच्चे और महिलाएं। स्टारवेशन को तो इस चीज को जो है बहुत ही कहा गया कि अमानवीय हरकत है जो इजराइल के द्वारा की गई। तो इसे बड़े स्तर पर कहा जा रहा है कि ये क्या किया, जीनोसाइड के रूप में इसे कहा जा रहा था। जीनोसाइड इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। भारत समेत ब्रिक्स और इब्सा ने भी इसका निंदा की है। अब हुआ क्या कि ये जो प्लान आया है, ये 20 पॉइंट प्लान है, 20 सूत्री योजना कह सकते हैं हिंदी में, 20 पॉइंट प्लान कहा जा रहा है। हमें क्या याद रखना है, कुछ बातें याद रखनी है बड़ी बड़ी, ताकि आप समझ सके कि है क्या मामला। देखिए, चूंकि दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, तो एक बात इसमें ये है कि इजराइल अपने सैनिकों को वापस लेगा। इजराइल के सैनिकों की वापसी कहाँ से? गाजा पट्टी से। गाजा पट्टी आपको एरिया मैप याद होगा तो, जो इजराइल का अगर ये पोर्शन है, इधर भूमध्य सागर है, ये हो गया भूमध्य सागर, और ये अगर हम इजराइल मान लिया जाए तो यहाँ का जो पोर्शन है ये गाजा पट्टी टाइप का आता है कुछ क्षेत्र। इजराइल के सैनिकों की वापसी इजराइल द्वारा की जाएगी। दूसरा, युद्ध विराम, सीज फायर, तो युद्ध विराम होगा, देयर आफ्टर सैनिकों की वापसी। तीसरा, हमास के पास जो होस्टेजेज हैं उनकी रिहाई। हमास के पास जो बंदी हैं उनको होस्टेज बोलते हैं, उनकी रिहाई, इजरायली होस्टेज हैं जो। इसके बाद जब रिहाई कर देंगे, इसके बाद फिलिस्तीन का जो प्रशासन होगा, पोस्ट वार एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब युद्ध के बाद पोस्ट वार प्रशासन, पोस्ट वार एडमिनिस्ट्रेशन गाजा का, ये कौन देखेगा? इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जो इसको, एक समिति बनेगी जो देखेगी इसका एडमिनिस्ट्रेशन, जो टेम्परेरी होगी, अस्थायी। और इस समिति को देखने के लिए एक और समिति बनेगी, जो एक और समिति होगी जो इसको सुपरवाइज करेगी। एक और समिति होगी जो सुपरवाइज करेगी। और इस कमेटी में अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स होंगे। इसका जो अध्यक्ष होगा, ये तो क्लियर होगा अध्यक्ष कौन होगा। अध्यक्ष तो ट्रंप रहेंगे इसके, प्लस अंतर्राष्ट्रीय नेता होंगे इसमें, इंटरनेशनल लीडर्स। इस तरह से इसका प्रशासन चलेगा। और हमास के लिए कहा गया कि हमास यहाँ से छोड़कर चला जाएगा। हमास अपना संगठन खत्म करेगा, और बदले में हमास को सेफ पैसेज मिल जाएगा। हम लोग जो मूवी में देखते हैं, हमास को सेफ पैसेज निकलने का, मतलब ये कि हमास वहां रहेगा नहीं। तो ये कुछ मूलभूत बातें हैं जो आपको याद रखनी। और ये जो योजना पेश की गई है, इसको हमास ने लगभग एक्सेप्ट कर लिया है आज तक, और इसका विश्व के जो देश हैं उन्होंने स्वागत भी किया है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? एक नाम है जेन गोडाल। नाम है जेन गोडाल। ये महिला है, एक तो बात ये महिला, महिला से बेहतर है, ब्रिटिश महिला है ये।
ब्रिटिश वुमेन और इनकी हो गई है मृत्यु। और इन्होंने जो इनका योगदान है, ये बेसिकली थी प्राइमेटोलॉजिस्ट। ये क्या होते हैं? इन्होंने चिंपैंजी का अध्ययन किया है, चिंपैंजी का अध्ययन किया है तंजानिया में। तो तंजानिया के एक पार्क में। इस अध्ययन में इन्होंने कई जो है चीजें उजागर की। 1960s के दौर में, 60s 70s में ये जंगल में रहकर चिंपैंजी के व्यवहार का अध्ययन किया है। चिंपैंजी के व्यवहार का अध्ययन किया है। और एक दो चीजें इन्होंने जो बताई है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या बताई हैं। इन्होंने देखा कि चिंपैंजी जो है, जो रा मांस, कच्चा मांस खाते हैं, प्लस ये भी देखा कि संगठित होकर शिकार कर रहे थे, संगठित होकर शिकार कर रहे थे चिंपैंजी। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि चिंपैंजी किसी चिंपैंजी यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, यंत्र का निर्माण, टूल का निर्माण एंड उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इन्होंने प्रूफ किया। क्यों यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि चिंपैंजी को माना जाता है मानव का पूर्वज। यंत्र का निर्माण, एग्जाम्पल वहां पर इन्होंने जो देखा, तो जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स की लीव्स को टूल की तरह इस्तेमाल किया, टूल की तरह इस्तेमाल किया। किसको निकालने के लिए? टर्माइट्स को। और इनको ये लोग चिंपैंजी क्या करते? खा ले रहा था। तो मानव का जो निकटतम पूर्वज है वो चिंपैंजी है। चिंपैंजी अगर टूल की तरह प्रयोग कर पा रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो टूल का निर्माण कर सके, किसी यंत्र का निर्माण कर सके और उसका प्रयोग कर सके। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है खोज के मामले में। नेक्स्ट क्या है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड के चर्च, इसकी पहली महिला जो है चीफ बनी है, इसकी पहली महिला मुखिया या नियुक्त हुई हैं। क्या नाम है उनका? इनका नाम है मुलाली, MULLALLY। तो ये महिला नियुक्ति, इसका मतलब चूंकि चर्च में भी महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती है, तो ये एक महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है जो। नेक्स्ट क्या है? भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान, डायरेक्ट फ्लाइट। इसको लेकर समझौते की बात हो ही रही है, समझौता होने ही वाला है, समझौते की बात हो रही है, समझौता हो गया है और इसी अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। न्यूज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पिछले 5 साल से
दोनों के बीच सीधी उड़ान नहीं हो रही थी, डायरेक्ट फ्लाइट, सीधी उड़ान नहीं हो रही थी। मतलब अगर किसी को भारत से चीन जाना है तो सीधे नहीं जा सकता था। भारत से बैंकॉक जाएगा, बैंकॉक, या भारत से हांगकांग जाए, या वियतनाम जाए, फिर चीन जाए, ये होता था रूट। तो इससे नुकसान क्या था, भारत की सीधी फ्लाइट जाती नहीं थी। नुकसान ये था, एक तो समय ज़्यादा लगता था और खर्च भी ज़्यादा था। एक तो ये प्रॉब्लम थी। क्यों बंद किया गया था दोनों के बीच? एक तो कोरोना कारण था। कोरोना जब आया तो कोरोना की वजह से दोनों के बीच सीधे फ्लाइट बंद थी। दूसरा रीज़न क्या था? इसके बाद क्या हुआ, दोनों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गया, सीमाई विवाद, सीमा पर विवाद जब उत्पन्न हो गया इंडो और चाइना के बीच में, तो इन दोनों के बीच तब से फ्लाइट क्या है, परमानेंटली सीधी उड़ान नहीं हो रही थी, डायरेक्ट फ्लाइट। अब इसको शुरू करने पर सहमति बनी है, हो सकता है अक्टूबर के लास्ट तक शुरू कर दिया जाए। तो इससे फायदा क्या होगा? लाभ क्या होगा? जो भारतीय कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां, कौन सी? फ्लाइट वाली, उनको लाभ होगा क्योंकि सीधे फ्लाइट शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि सबसे बड़ी हमारी है डोमेस्टिक कैरियर है इंडिगो और एयर इंडिया, जो टाटा ने खरीद रखी है। तो इनकी फ्लाइट सीधे शुरू हो जाएंगी, तो इनको लाभ होना शुरू हो जाएगा। प्लस जो हमारा वर्क फोर्स है जिसको आना जाना है काम के लिए, वो भी सीधे सीधे जा पाएगा। तो इससे आर्थिक लाभ होगा मुख्य रूप से, ये हमें देखना है। तो हमें भी लाभ होगा, चीन को भी लाभ होगा सीधी फ्लाइट की वजह से। नेक्स्ट है, एक कफ सिरप की बात चल रही है। ये क्या विवाद है? विवाद कफ सिरप का मतलब जो खांसी वाला हम लोग पीते हैं, खांसी का एक सिरप होता है जो, इसको पीने की वजह से राजस्थान एंड एमपी, यहाँ पर बच्चों की मृत्यु हो गई है, कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई है। और इसको जो कफ सिरप है इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं केंद्र के द्वारा प्लस राज्य के द्वारा। लेकिन तमिलनाडु ने भी जांच करवाई, जिस प्लांट में बन रही थी तमिलनाडु के द्वारा जांच करवाई गई। किसी और को तो नहीं मिला लेकिन तमिलनाडु को मिला कि जो सिरप था उसमें डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल था, डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल, GLY, डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल, DEG या इथाइलिन ग्लाइकॉल। इस ये जो है परमिसिबल लिमिट से ऊपर था, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा था, ज़्यादा पाया गया। तो जिस कंपनी से जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ पर प्रोडक्शन को बैन कर दिया गया है, प्रोडक्शन बैंड हो गया है, रोक दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग को रोक दिया गया है। तो ये हो गया कफ सिरप का। नेक्स्ट है, एक CGI का बयान है, लीगलिटी alone does not make law just। ये CGI का बयान है।
तो हमें इसको थोड़ा सा समझना चाहिए कि है क्या। जस्ट का मतलब होता है न्यायपूर्ण। लीगैलिटी मतलब कोई कानून बना दिया गया, कोई कानून अपने आप में न्यायपूर्ण नहीं होता है। कोई कानून से तात्पर्य मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, लीगैलिटी अलोन डज नॉट मेक लॉ जस्ट। मतलब किसी की जो वैधता होती है, कानून यहाँ पर बेहतर क्या होगा, किसी कानून के द्वारा दी गई वैधता अपने आप में न्यायपूर्ण नहीं होता है। मतलब ये जैसे कोई कानून बनाया गया, एक एक्ट है, एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए तब आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि दासता थी, स्लेवरी, सीजे साहब ने इसी को कोट किया है, तो हम भी इसी में समझ लेते हैं, स्लेवरी है। तो अमेरिका में क्या था, लीगल था, जैसे में लीगल था एक समय में। भारत में एक एक्ट था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। मतलब इसमें क्या था, जो कुछ जनजातियां होती थी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती थी, उनको, एसटी को जन्म से ही अपराधी माना जाता था, को जन्म से ही, बाय बर्थ, जन्म से ही अपराधी माना जाता था। अब आप ये सोचिए, यहाँ पे ये अमेरिका में दास्ता लीगल थी, तो क्या ये न्यायपूर्ण था? तो ये न्यायपूर्ण नहीं था। कानून के द्वारा इसको लीगल बनाया गया, लेकिन ये न्यायपूर्ण कानून नहीं था। वैसे ही ये वाला जो कानून था, भारत का है ये कानून है, तो कोई कानून अपने आप में ये नहीं कहता, साबित कर सकता है कि वो सही है, न्यायपूर्ण है। हो सकता है वो कानून गलत हो, जैसे कि स्लेवरी जो कि लीगल था पहले, कानूनन वैध था, अब नहीं है, लेकिन ये न्यायपूर्ण तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। 5 अगस्त का द हिंदू देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, एक नाम आया है तकाइची का। जो भी प्रोनाउंसिएशन हो इनका, लग तो यही रहा है। ये हैं, इन्हें जापान की, जापान का अगला पीएम संभावना है। अगर वहाँ की संसद अप्रूव कर देती है तो ये बन जाएंगी, और अगर ये बनती हैं तो वहाँ जापान की पहली महिला पीएम होंगी। इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्या है, बिहार में जैसे चुनाव भी चल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, सीसी, वो विजिट पर गए हुए हैं। एक विवाद इसमें आया हुआ है सर क्रीक का। ये क्या है, पहले तो इसको हम समझते हैं कि मामला क्या है, पहले लोकेशंस क्या है इसकी। जो सर क्रीक है, उसकी शुरुआत होती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से।
आप जानते हैं पहले थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी भारत में। इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मौजूदा स्तर के 3 राज्य शामिल थे। एक महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक ही थे, आज़ादी के बाद अलग-अलग हुए 1966 में, और तीसरा प्रांत था सिंध। ये तीनों ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। ये तो दोनों भारत में हैं। और ये किसके अंतर्गत है? चीन। सिंध जो है ये पाकिस्तान। तो जब भारत आजाद हुआ तो सिंध मिल गया पाकिस्तान को 1947 में। और बाकी महाराष्ट्र और गुजरात ये भारत का हिस्सा रहे। तो इसके बाद क्या हुआ, गुजरात और सिंध के बीच एक क्षेत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं सर क्रीक। ये आपका कच्छ है, राणा ऑफ कच्छ। तो यहीं पर एक क्षेत्र है जिसे हम सर क्रीक कहते हैं। तो गुजरात और सिंध के बीच एक क्षेत्र है सर क्रीक। इसका नाम एक ब्रिटिश ऑफिसर के नाम पर है। ये ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, सर क्रीक। अब इसको आप ऐसे समझिए, ये एक क्षेत्र है। थोड़ा है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूँ देखने के क्रम में। और ये क्षेत्र है दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र है तो यहाँ पर मानव निवास नहीं है, मानव की बस्तियां नहीं है, या मानव का निवास नहीं, अनइनहेबिटेड क्षेत्र है, दलदली है। अब इस पे जो कब्जा करता है पाकिस्तान, अपना दावा ठोकता है इस पर। पाकिस्तान कहता है यह दलदली क्षेत्र है। दूसरी बात, यहाँ जो इसका पूर्वी सिरा है, ईस्टर्न, पूर्वी किनारे को सीमा मानता है और उस सीमा को कहता है ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन पे आप लोग देख लेंगे, डाउट लग रहा है मुझे पेपर में। तो पूर्वी किनारे को सीमा मानता है। एट द सेम टाइम जो भारत है, भारत भी इस पर अपना दावा ठोकता है। भारत इसको दलदली क्षेत्र नहीं मानता है, कहता है ये नौवहन क्षेत्र है, नेविगेबल है, नौवहन क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर पानी आता रहता है, नेविगेशन होता है। उच्च ज्वार के समय, हाई टाइड जब आता है, नौवहन संभव। तो जब नौवहन यहाँ पर हो सकता है तो ऐसे क्षेत्र जो जल से भरे होते हैं, या जब जल प्रवाहित होता है, इन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए एक सिद्धांत है जिसका नाम है थालवेग प्रिंसिपल। थालवेग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो समुद्री या जल वाला क्षेत्र होता है, नदी का क्षेत्र या के
बीचों बीच से सीमा मानी जाती है। मतलब ये भारत का कहना ये है, अगर ये क्षेत्र है तो इसके बीच का जो डीपेस्ट क्षेत्र होता है, डीपेस्ट, ये एकदम बीच से जो गुजर रहा होगा, ये सीमा होनी चाहिए दोनों के बीच की। इस तरफ पाकिस्तान ले ले अपना, और इस तरफ रहेगा हमारा। ये है थालवे प्रिंसिपल। तो भारत इसी सिद्धांत के आधार पर इस सर्कल के एकदम बीचों बीच से होती हुई रेखा को अपनी सीमा मानता है कि यहाँ से हमारा अधिकार है, और पाकिस्तान का खंडन करता है। अब यहाँ हमें ये भी जानना होगा कि भारत को इससे क्या हित जुड़े हुए हैं या क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के लिए सर्कल महत्वपूर्ण क्यों? एक तो इसका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ये है कि वहाँ पर ऑयल एंड गैस के भंडार हैं, और ये भंडार है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दूसरा, जो समुद्री सीमा है के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि समुद्री सीमा, आपको याद होगा जब हम लोग देखते हैं, ईईजेड का एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर हमारा वो क्षेत्र छोटा हो जाएगा तो ये क्षेत्र भी कम मिलेगा, और इस क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी जो ऑयल एंड गैस प्लस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जैविक और अजैविक संसाधन, जैविक प्लस अजैविक संसाधन यहाँ पर होते हैं। इन सब पर अधिकार होता है उस देश का जिसका कब्जा होगा, और यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो इनका नुकसान भारत को होगा। तीसरा, रणनीतिक रूप से भारत के लिए आवश्यक है। रणनीतिक रूप से क्या? यहीं पर हमारे पोर्ट हैं। एक तो मुंद्रा पोर्ट है और एक है, तो वहीं पर बंदरगाह कौन सा है? कांडला। तो ये जो हम लोग मैप देखते हैं, ये यहाँ पर लगभग एरिया है जो विवादित है, और ये जो ऊपर से नदी आती है, सिंध नदी, इंडस रिवर, उसी का डेल्टाई क्षेत्र है। तो ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं बगल में एक बंदरगाह है, गुजरात पाकिस्तान का कराची, और कराची पोर्ट प्लस उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर चीन अपने पावर प्रोजेक्ट्स या अन्य चीज़ों के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगा रखा है। तो भारत के ऊपर क्या होगा, ये डबल दोहरा दबाव रहेगा अगर यहाँ पर हमला होता है तो। और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, यहीं पर हमारी अभी ऑयल रिफाइनरी भी है, और अभी इन्होंने धमकी दी है किसने, पाकिस्तान ने, हमला करने की। प्लस यहाँ पर अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तो पाकिस्तान ने भारत के एयर स्पेस का वायलेशन किया। कैसे? इन्होंने भेजे थे बहुत सारे ड्रोन, और ड्रोन के माध्यम से भारत के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है होता है उस पर हमला करने का प्रयास किया। हालांकि सफल नहीं रहे, इस क्षेत्र में भी हमला हुआ था। इसलिए यहाँ पर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जो सर्कल का
क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग लिख लेंगे, पाकिस्तान जो दावा करता है 1914 का एक रेजोल्यूशन है, 1914 का प्रस्ताव है ब्रिटिश काल का, उसके आधार पर भी दावा करता है अमेरिका ओ पाकिस्तान। नेक्स्ट है सोनम वांगचुक को लेकर के। इनके बारे में क्या है, ये लद्दाख को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन, इसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। क्यों, क्या मांगे थी? इनकी दो मांगे मुख्य रूप से हैं, लद्दाख को राज्य का दर्जा, प्लस लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, प्लस लोकसभा की सीट 2 बढ़ की जाए, अभी वहां पर 1 सीट है। तो मुख्य 2 इनके हैं, और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की जो मांग है वो क्यों है, ताकि जो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों का जो प्रवेश है वो रोका जा सके। क्यों, इससे फायदा क्या होगा इन लोगों को, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, चाहे भूमि संसाधन है या अन्य संसाधन, प्लस इनकी जो संस्कृति है उसकी रक्षा की जा सके, उसको संरक्षित किया जा सके, ये इनकी मांगे थी। आपको पता होगा 6ठी अनुसूची में कितने राज्य शामिल हैं, 4 राज्यों शामिल हैं। कौन कौन से, नॉर्थ ईस्ट के हैं, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो इसी में प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो प्रोटेस्ट में ही इनको क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सोनम वांगचुक क्या है, बेसिकली ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, जो लद्दाख में काम करते हैं। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, अपराध इनका कुछ नहीं है, इस गिरफ्तारी जो हुई है कैसे हुई है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है इनका। और इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया है, राजस्थान के जोधपुर में भेज दिया है। लोकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन इनकी जानकारी एग्जैक्टली नहीं है कहाँ पर है। लोकेशन क्या है, इनका स्वास्थ्य कैसा है, इनके परिवार को कोई जानकारी है नहीं। तो इनके परिवार में इनकी मिसेज हैं, इन्होंने केस दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब कौन सा केस दाखिल करेंगे, एक रिट दाखिल करेंगे। आपको पता होगा कितने प्रकार की रिट होती हैं, 5। तो उस 5 में से एक रिट दाखिल की है, उसका नाम है हैबियस कार्पस, हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके नाम से स्पष्ट होता है क्यों दाखिल की गई है, जिसको बंदी बनाया गया है उसको क्या किया जाए, बंदी को कोर्ट के सम्मुख पेश किया जाए, कोर्ट के सम्मुख।
प्रस्तुत किया जाए, पेश किया जाए। हैबियस कार्पस का मतलब होता है बंदी को सशरीर जो भी है उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि कोर्ट देख सके कि इसका जो गिरफ्तारी की गई है वो सही है या गलत है। रिटें होती हैं 5, एक तो ये हो गई, बाकी प्रोहिबिशन, निषेध, फिर परमादेश, परमादेश मतलब सुप्रीम आदेश, उत्प्रेषण, और क्यो वारंटो। क्यो वारंटो को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी में अधिकार पृच्छा। पृच्छा मतलब पूछना, किस अधिकार से। तो ये 5 प्रकार की रिट हो गई। रिट जारी होती है अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को एक अधिकार मिला है, जिसको बोलते हैं क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 32 में, और इसके तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है। अगर ये हाई कोर्ट जाती तो आर्टिकल 226 के तहत जाती, वहां पर इनको कोर्ट के सम्मुख पेश करने के लिए कहा जाता। किसको? बंदी को। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में किया गया अरेस्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया गया है। यहाँ कौन से कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है इनकी? कानून कौन सा है? तो गिरफ्तारी की है इन्होंने, जो करो सरकार ने, हिंदी में बोलते हैं रासुका। रा फॉर राष्ट्रीय, सु फॉर सुरक्षा, का फॉर कानून। ईयर है 1980, जो आपको याद ही रखना है। हिंदी में बोलते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। और इसी में गिरफ्तारी का आधार दिया गया है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि किस आधार पर किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। ये अरेस्ट प्रिवेंटिव अरेस्ट डिटेंशन होता है, मतलब अपराध करने से पहले जो गिरफ्तारी की जाती है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन या डीई, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें दिखा गया है एक तो सुरक्षा लिखा हुआ है, तो राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। पब्लिक की सेफ्टी के लिए खतरा है, प्लस जो इसेंशियल सर्विसेज होती हैं, सप्लाई ऑफ इसेंशियल सर्विसेज, उसमें कोई बाधा डालता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इन ग्राउंड्स पे 2-3 ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरफ्तारी की गई है, आपको याद होगा संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रावधान किया गया है। एक तो होता है प्यूनिटिव अरेस्ट और एक होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट। ये अपराध के बाद गिरफ्तारी होती है, मतलब किसी ने कोई अपराध कर दिया उसके बाद गिरफ्तार, और ये अपराध करने से पहले। तो ये अनुच्छेद 22 के सेकंड पार्ट में 22(2) एंड अबव, ये 22(1) में दिया गया है। इसी के तहत इनको गिरफ्तार किया गया, राष्ट्रपति के तहत। तो ये हो गया सोनम वांगचुक का मामला। अब सुप्रीम कोर्ट में गया है, देखो जो भी आएगा तो देखा जाएगा क्या है कैसे है। यहाँ जब आप गिरफ्तार होते हैं प्रिवेंटिव प्यूनिटिव अरेस्ट में, तो आपको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा, मतलब गिरफ्तारी का कारण बताना होगा सरकार को। दूसरा, आप गिरफ्तारी का कारण आप जान गए तो आप अपने
जो मनपसंद वकील है, मनपसंद वकील से आप सलाह ले सकते हैं, सलाह का अधिकार होगा। और तीसरा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा पुलिस को। ये आपको 3 राइट्स यहाँ आपको मिलते हैं। तो अगर फर्जी गिरफ्तारी की गई होगी तो मजिस्ट्रेट आपको छोड़ देगा। यहाँ पर एक कोई जो आपका प्यूनिटी अरेस्ट है, यहाँ ऐसे कोई अधिकार नहीं है, इसलिए ये बहुत खराब है, ड्रैकोनियन लॉ है। आपको याद होगा जब रॉलेट एक्ट आया था 1919 का, यह प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ही था। इस एक्ट को कहा गया था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून, काला कानून। इसमें भी यही था, अपराध करने से पहले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। रासुका के मामले में क्या है, यहाँ सरकार 3 माह तक जेल में रख सकती है, बिना कारण बताए। बिना कारण के नहीं, बिना कारण बताए, कारण तो होगा ही उसके पास। ये सरकार इतना पीरियड इसको दे रखा है सरकार को, तो ये यहाँ पर जब इतने पीरियड तक किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो ये उसके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 21 क्या है? उल्लंघन, जीवन जीने का अधिकार। इसलिए इस एक्ट की काफ़ी आलोचना होती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को काफ़ी सीमित कर देता है। क्योंकि किसी को जब गिरफ्तार कर लिया गया, उसको कारण भी नहीं बताया गया क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसके आने-जाने का, बोलने का, ये सारे जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उसके कंटेन कर दिए गए। इसलिए इस कानून को अच्छा नहीं माना जाता है, ड्रैकोनियन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक आया है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। इस निर्णय क्या आया हुआ है जो स्कूल टीचर से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 21A। इसमें क्या किया गया है, सभी बच्चों को 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। मुफ्त शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को दिया गया है। और ये एक आर्टिकल जोड़ा गया था, कौन सा संशोधन था, 86वां संशोधन। इसके माध्यम से संविधान में जोड़ा गया, जिसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया। शिक्षा भी कैसी हो, क्वालिटी वाली हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसी के अनुपालन में सरकार ने एक कानून पास किया जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो हुआ, क्या है इसमें केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया निर्णय कि जो टीचर हैं, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, इन टीचर्स को टीईटी पास करना अनिवार्य है। टीटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट।